I am pleased to welcome our first speaker of program, Dr. Ahmed Saeed. Dr. Saeed is currently working as a research officer Unani in the capacity of a scientist third with the prestigious Hakim Ajmal Institute for Literary and Historical Research in New Delhi. He is an esteemed alumnus of Ajmal Khan Tibbiya College, Aligarh Muslim University, having completed his BOMS and MD from this university. He is also the associate editor of Jahan-e-Tib, CCRUM, New Delhi. Dr. Saeed specializes in literary research in Unani medicine, and he has contributed to the research by publishing more than 40 papers in national and international journals, as well as presenting an upward of 50 papers in both national and international seminars and conferences. He is also the editor of popular book Hakim Ajmal Khan, A Man of Exceptions. Dr. Saeed has contributed chapters in 5 books and translated 2 books. Known for his exceptional contributions to the field of Unani research and dynamic personality, please join me in welcoming Dr. Ahmed Saeed to grace us with his lecture on the topic Reception of Epidemics in Greek and Early Arabic Medical Literatures, Study of Transmission and Exploration. ट्रांसमिशन यानी वबा या उसके सिलसिले में यूनानी मेडिकल ट्रेडिशन में क्या जायदाद थे, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, फिर उसका ट्रांसमिशन जो है अरबी में कैसे हुआ और कौन से ट्रांसमिशन कितनी किताबें या कितना लिटरेचर मौजूद है, कितना था, कितना अब अवेलेबल है, और इसके साथ साथ उसकी मौजूदा ज़माने में क्या रेटिंग्स हैं जो उसके ताल्लुक से एकेडमिया में क्या मेरे गुफ्तगू का जो 3-4 नुक्तों पे मुझे वैसे ज़्यादा दिख रहे हैं या ज़्यादा बोर होना चाहेंगे तो सारे सुनाएंगे। पहले तो ये है कि क्योंकि क्लासिकल लिटरेचर होता क्या है यूनानी में, अगर यूनानी सरमाया देखा जाए तो ये देखने बड़ी मायूसी होती है। तो इसीलिए एक स्लाइड जो है इस पे है कि क्लासिकल लिटरेचर है क्या और उसका मुताला क्यों किया जाए। एक यूनानी स्कॉलर या यूनानी का तालिब इल्म लिटरेचर का मुताला क्लासिकल मेडिकल लिटरेचर का मुताला करता है तो वो क्या सोचता है। क्या हमारे वहाँ हम जब भी किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, किसी मजमून की, किसी मकाले की, किसी रिसर्च पेपर की, हम शुरुआत करते हैं कि 400 साल पहले या 30 पहले बुकरात ने ये कहा, अफलातून ने ये कहा। तो ये बुकराती मालूमात ये हमारी यूनानी आज मौजूदा यूनानी मेडिकल ट्रेडिशन में किस तरीके से आई, उनका रास्ता क्या था, उनका जन्म क्या था, उसके सेंटर कौन से थे, उनके मराकज़ क्या थे, कौन से लोग थे जिन्होंने इनको हम तक ट्रांसमिट किया, नॉलेज सेंटर्स कौन कौन से थे। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ एपिडेमिक्स इन डिफरेंट सिविलाइजेशन एंड मेडिकल ट्रेडिशन, बहुत मुख्तसर तौर पर मुख्तलिफ उसमें एपिडेमिया का या वबाई चीज़ों का क्या लोगों के ख्यालात हैं। कंसेप्चुअल एवोल्यूशन यानी एकेडमिक कंसेप्चुअल एवोल्यूशन कैसे हुआ, टेक्सचुअल डेवलपमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ ग्रीक एपिडेमियोलॉजी अरबों में कैसे पहुंची, उसके बाद मॉडर्न में कैसे पहुंची। बुखरात की बहुत मशहूर किताब है एपिडेमिया, हिपोक्रेटिक एपिडेमिया एंड इट्स कमेंट्रीज क्या क्या है, रिसेप्शन ऑफ एपिडेमिक्स इन अरबिक ट्रेडिशन, अरबिक ट्रेडिशन मेडिकल ट्रेडिशन में एपिडेमिक्स को कैसे क्या समझा गया, लोगों ने किस तरीके से इस पर तवज्जो दी, उससे भी मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी। बुखरात की जो एपिडेमिया है उसके अरबिक मैन्युस्क्रिप्ट कौन कौन से हैं, कितने मौजूद हैं, 1 है 2 है 3 है, क्या कमेंट्रीज हुई है, अंग्रेजी ज़बान में है, आज के ज़माने में उसकी क्या अहमियत है, उसी पे सबसे पहला सवाल होता है कि हम क्लासिकल, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर अपराध बल्कि सारे ही अपराध ऐसे हैं जो अपने बच्चों को या अपने यूनानी के तालिब इल्म को कुछ न कुछ सिखा रहे हैं और इसके क्लासिकल लिटरेचर द्वारा। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्लासिकल लिटरेचर का मुताला क्यों किया जाए। मैं अभी तस्करा कर रहा था कि वबा है तो 2 तरह की वबा, एक तो जो इस वबा से हम लोग जिसका मुकाबला कर रहे हैं, दूसरी वबा आई पेपर लिखने की यूनानी, और मैंने काफी हद तक जो भी मौजूदा लिखे जा रहे हैं उनके एक
निगाह है मेरी, लेकिन मुझे ये देख के मायूसी हुई एक तरह से कि जो लिखने वाले हैं बड़े पासवाइज लोग हैं, बाल बाल से बहुत अच्छा लिखते हैं, बाल लोगों के पेपर मोर देन 6 इम्पैक्ट फैक्टर में छपे हैं। और लेकिन वहाँ पे भी कम से कम रिश्ता जो हमारा कहाँ से है वो शायद के असातिज़ा ने उनका ट्रांसफर नहीं किया या उनके असातिज़ा ने किया, उन्होंने सीखा नहीं, कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी गैप रह गया होगा। तो मकसद इसका यही है, हालांकि ये डायरेक्ट टॉपिक से ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि अब हम सारे साथी ही हैं तो कुछ स्टडी डिस्कशन कर लेंगे कि क्लासिकल लिटरेचर होता क्या है, आज के ज़माने में उसकी क्या अहमियत है और हम क्यों पढ़ें। क्या जाहिर बात है मेडिकल ट्रेडिशन है, तो रिलीजियस बुक तो है नहीं कि हमको हदीस और कुरान से या दूसरे मज़ाहिब में वेद से और इससे हमें रिश्ता जोड़ना। आज के ज़माने में इसकी अहमियत क्या है? तो क्लासिकल लिटरेचर का मुताला जब भी हम करते हैं तो मौजूदा दुनिया हमसे आगे है, वो उनके बारे में ज़्यादा पढ़ती है, ज़्यादा लिखती है और ज़्यादा दुनिया को समझाती है। लेकिन हम में और उनमें एक बुनियादी फर्क है कि वो उसे तारीख का मौजूद समझ के पढ़ते हैं, एक हिस्ट्री के तौर पर, और हम यूनानी के तालीम उसे एक जिंदा साइंस के एक्टिव साइंस के हिसाब से पढ़ती है और उससे कुछ सीखना चाहती है। दूसरे क्लासिकल लिटरेचर का मुताले की वजह ये भी होती है कि हम कुछ तारीख से सबक सीख सकते हैं, तारीख से जिस चीज का मुताला होगा उसी की तारीख से सबक सीखा जाएगा। जैसे शुरू जमाने में जब वबा आई थी 2 महीना पहले एक पेपर रिसर्च बहुत ही अहम जर्नल में रिसर्च पेपर छपा और उसकी मकबूलियत के लिए उसके कंटेंट की वजह से नहीं वो छपा, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड था, वेल आर्टिकुलेटेड था, लेकिन साथ साथ उसके जो छपने की एक बुनियादी वजह जो कहीं नहीं आती वो ये था कि दुनिया को नजर आया कि कहीं कोई और सोर्स है जहां से हमें इस पेपर से लेने के लिए कुछ न कुछ मटेरियल, कुछ न कुछ मवाद हासिल हो सकता है। तो हम क्लासिकल लिटरेचर का मुताला इसलिए भी करते हैं। इसके अलावा हमारी जो पति है, इसके हमारा मदार है, जिसको पढ़ते और पढ़ाते हैं, उसका नेचर थोड़ा सा अलग है। वो हमारा गाँव की पति है और हमारे हर चीज में हमारे दावे होते हैं कि हमारे वहाँ ऐसा है, हमारे वहाँ ऐसा है, हमने ये किया, हमारे कोई भी दुनिया में तहरीक आएगी तो हम और कहेंगे हमारे बहुत पहले इसको ऐसा कहा। दावे तो करते हैं लेकिन कभी हम अपने क्लेम्स को, अपने दावे को वैलिडेट नहीं करते, उनको एस्टेब्लिश नहीं करते। तो क्लासिकल लिटरेचर का मुताला इसके लिए भी किया जाता है कि कम से कम अगर जैसे अभी ये बात हर शख्स कहेगा कि एपिडेमिक या वबा की बयानात जो है उसकी तफसीलात सबसे पहले तिब्बे यूनानी में दी गई और तिब्बे यूनानी में मौजूद है। लेकिन जहाँ ओरिजिनल रेफरेंस की बात आएगी तो शायद दिलचस्पी की वजह से, मवाद की कमी की वजह से, मटेरियल की अदम फराहमी की वजह से हम शायद उसके रेफरेंसेस को या हमारे पढ़ने पढ़ने कानून में वो चीज हम उसे प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो क्लासिकल लिटरेचर का मुताला का एक मकसद ये भी होता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लेम, हमारे जो भी दावे हैं, हम जो भी क्लेम करना चाहते हैं, साइंटिफिक क्लेम, वैसे क्लेम है, तो वो उसको हम ऑथेंटिकेट करें, वैलिडेट। इसके साथ साथ जब भी हम क्लासिकल लिटरेचर का मुताला करते हैं तो हमें कुछ न्यू क्लेम्स मिलते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल शेयर करूंगा, एक जाती अब तक मैंने इसको डिस्क्लोज नहीं किया कि स्कूल का लफ्ज, अगर कोई ये कहा जाए कि स्कूल जो है अरबी का लफ्ज है तो शायद ये अरबी ट्रेडिशन में कभी मुस्तामल रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि अच्छे अरबीदान लोग भी जो है उसको कहेंगे कि नहीं है स्कूल का, सारी दुनिया जानती है कि स्कूल का लफ्ज जो है वो अंग्रेजी लफ्ज। मैं किताब पढ़ा था, उसके अंदर यूनानी ही की किताब थी और फिर जो है वो इब्न सीना का मुहासिर है, उसने लिखा कि एक लफ्ज स्कूल होता है और स्कूल वो जगह है जहाँ पे लोग पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं और सिखाते हैं और लोगों के तलबा के सवालात के जो जवाब दिए जाते हैं वो लोग स्कूल। इस तरीके से हमें कुछ न्यू क्लेम्स मिल जाते हैं। तो मैं ये लिटरल वर्ड की एग्जांपल दिया। हमारी मेडिकल फील्ड में भी जब हम इसको पढ़ेंगे कभी किसी लिटरेचर को तो कुछ ना कुछ उससे जरूर सीखेंगे और कुछ ना कुछ उसकी चीजें ऐसी होंगी जो आज के जमाने में जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनको अप्लाई किया। इसके अलावा क्लासिकल लिटरेचर आज के जमाने में बहुत ज्यादा क्यों? इसलिए कि WHO ने दुनिया बढ़ चुकी है, एकेडमिक दुनिया है, यूनानी के मेडिकल साइंस की दुनिया वो बढ़ इस तरीके से चुकी है कि वेस्टर्न मेडिसिन जो मॉडर्न मेडिसिन कहलाती है और
और एक ट्रेडिशनल मेडिसिन की हैसियत से WHO डिसाइड करती है। ट्रेडिशनल मेडिसिन की रिवायती मेडिसिन, जाहिर सी बात है, वो एक साइंस पहले ही इस जुमले से ही एक पहला तासुर ये जाता है कि वो साइंस पर मबनी मेडिसिन नहीं है, बल्कि एक रिवायत पर मबनी। जाहिर सी बात है। अच्छा, दूसरी चीज है कि WHO के साथ थोड़ा काम करने का तजुर्बा भी रहा, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा था। तो उसमें ये हुआ कि भाई जो भी डिटेल्स दी जाए वो कहेंगे ये मॉडल का है, आप अपना दीजिए। सवाल ये पैदा हुआ कि हमारा क्या है, मॉडल क्या है। तो अब देखिए बहुत बुनियादी जो उनका ईओ था, टेक्निकल ऑफिसर साउथ ईस्ट रीजन का, तो एक बुनियादी लेवल था कि आपका वो है नॉट इन्फ्लुएंस बाय मॉडर्न मेडिसिन या मॉडर्न लिटरेचर। अब बताइए, जो आपका बिल्कुल अपना हो, मॉडर्न की जहां से शमूलियत नहीं हो। अगर इस तरीके से देखा जाए तो रिनेसांस का पीरियड जो है, यानी 16वीं सदी का, वो ही हम और आप तय कर सकते हैं। उससे पहले उससे पहले के जो उलूम थे यूरोप में भी, वो यूनानी रिवायती उलूम थे, मबनी थे, वहां से तरक्कियां शुरू हुई और वहां पे हम रिसर्च ने जगाया और वहां से नई साइंस की बुनियाद पर जो रेनेसांस या शास्त्रीय अब तो सवाल है कि आपको पहले ही WHO ने या जो भी आपकी रिकॉग्नाइजिंग अथॉरिटी है उसने बांट दिया कि आप कहां हैं। अब ऐसी सूरत में आपका जो लिटरेचर का सरमाया है वो मसीह तक पहुंच जाता है, उसकी पढ़ने वाला। इसके अलावा लिटरेचर को हम इसलिए भी पढ़ते हैं कि हम मुख्तलिफ ज़ाविये निगाह पे है, अलग अलग निगाह से तारीख का लिटरेचर को मैंने पहले भी तस्वीर किया कि लिटरेचर बहुत ज्यादा मुताला किया जा रहा है, तकरीबन सारे रिविजिट किए जा रहे हैं, स्टडीज किए जा रहे हैं। आज के जमाने में यूरोप के बेस्टर साइंस यूनिवर्सिटीज में आपकी यूनानी का मुताला किया जा रहा है। जो फर्क उनमें और हमें यही है कि वो तो पढ़ने ना पढ़ने का न्याय का फर्क है। इसके साथ साथ बुनियादी फर्क ये है कि वो तारीख की हैसियत से तारीख को महफूज हो। किसी किताब की टेक्स्ट को अगर एडिट करके पब्लिश करते हैं तो उनका मकसद नहीं होता कि आप पढ़े और उससे न उसके बना के लोगों के राय माजा करें। उनका मकसद ये होता है कि तारीख का सम्मान को वो महफूज हो। तो ये बुनियादी के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट होते हैं। और अगर यूनानी कम्युनिटी के अपराध अगर इसके मुताबिक अगर उठाते हैं बहुत कम मुझे नजर आता है, तो वो उसके साइंसी पहलू को, उसके मौलियाती पहलू को मद्देनजर रखते। इसके अलावा अगर हम किसी कदीम लिटरेचर का अगर मुताला करते हैं तो हम अपने उसूल को भी एस्टेब्लिश करते हैं। तब इस वजह से हमारे पास जो उर्दू ज़बान का सरमाया है या फारसी ज़बान का, तो वो हम असली जो टेक्स्ट है, जो अपनी रूह है, उससे बहुत फर्क है। इसकी मिसाल दी जा सकती है उर्दू के 100 साल पहले, आज जहाँ पे हम हैं उससे 100 साल पहले बेहतर हालत में थे, लेकिन 100 साल पहले भी यही मसला शुरू हुआ कि ज़माने बदलने लगे, लोगों के पैटर्न बिल्कुल चेंज होने लगा। तो उसका बड़ा कीमत पर खान ने उठाया, लखनऊ से बहुत सारे तहरीकें चली और जो हिसाब था यूनानी का वो अरबी में, फारसी में और जो है उर्दू में मुताला करते हैं। तो जाहिर सी बात है उर्दू में मुताला कराया गया तो कबीर अल्लाह कबीर साहब के बड़े अहम नाम थे। तो वो उस वक्त के मिजाज, क्योंकि आज 100 साल पहले, ठीक 100 साल पहले अल्लाह कबीर साहब की बात 1920-1924 की, तो ठीक 100 साल पहले जब उन्होंने तर्जुमा किया तो अपने बच्चों को समझाने के लिए उस वक्त की जो जदीद मालूमात थी वो उन्होंने अपनी किताबों में इनकॉर्पोरेट की। अब क्योंकि वो 100 साल का वक्फा गुजर चुका है, तो हम ये समझते हैं कि शायद ये जो उन्होंने जो इजाफा किया वो शायद मॉडर्न मालूमात का जदीद मालूमात नहीं थी, वो असल ही मालूमात थी। तो हमारे कभी कभी तालिब इल्म को कहते हैं कि अल्लाह के बारे में तो हमारी किताबों में लिखा हुआ है और उसका इलाज भी है, और उसके इलाज में हम तबीयत को धोखा भी देते हैं। एक उसूल इलाज है जो कि अल्लाह के इलाज के लिए तबीयत को धोखा देते हैं। इसके अलावा नए आइडियाज आज भी कहा जाता है कि कही जाने जो चीज लिखी जानी चाहिए वो लिखी जाए। अब एक डिसिप्लिन का शख्स दूसरी डिसिप्लिन में आता है, एक पैसे का शख्स दूसरी पैसे में जाता है, उसके पास काम करने का मौका नहीं है,
इतनी चीजें पता चला पैथोलॉजी में कुछ करना है तो मॉडर्न वर्ल्ड दुनिया में बहुत आगे हैं, हम क्या करें। हमारे यहाँ तक हमारी सोर्सेज दोनों की महदूद है, तो इसलिए हमें क्लासिकल लिटरेचर का मुताला, नए आइडियाज, नए मैनेजमेंट ऑफ डिजीजेज और ट्रीटमेंट की कर सकते हैं। अब क्लासिकल लिटरेचर का मुताला कहाँ से शुरुआत की जाए, ये एक जनरल चीजें, ये एक मौजूद को भी मैं याद करूँगा, लेकिन ये मेरा ख्याल से कुछ चीजें अगर पुरानी जो हम लोगों ने पढ़ी और सुनी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मुस्तहज़र हो जाए। क्लासिकल लिटरेचर का मुताला कहाँ से शुरू किया जाए? अब देखिए, प्योर अगर एकेडमिक रिसर्च है, सब्जेक्ट की इंस्टीट्यूट से वाबस्ता है, अपने बच्चों को रिसर्च टॉपिक भी देने हैं, और तो क्लासिकल लिटरेचर हमारे पास अलग अलग शब्दों में बहुत अर्ली जो लिटरेचर है वो इंस्क्रिप्शन बहुत कहीं किसी नकूश के, अजमी नकूश के पत्थरों पे लिखे हुए हैं, कहीं बादशाह जात पे हैं, पापायरस पे शक्ल में मौजूद हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट हैं, कभी एक पेज का फ्रेगमेंट है, जैसे आपने वहाँ देखा होगा केरल में पांडुलिपि ऐसा कुछ वर्ड यूज करते हैं, और डॉक्यूमेंट की शक्ल में है, यानी दस्तावेज की शक्ल में, किताबों की शक्ल। इस सिलसिले में अगर एक यूनानी स्कॉलर के हैसियत से सबसे बेहतर मुनासिब है कि हम ग्रीक मेडिकल लिटरेचर या यूनानी मेडिकल लिटरेचर जो कि अब तक हमसे मखफी रहा है, कम से कम मैं तो नहीं समझता हूँ कि ओरिजिनल ग्रीक मेडिकल लिटरेचर इधर 10-20 साल से पहले लिटरेचर या सुरियानी ज़बान का लिटरेचर जो है वो भी अगर आज के ज़माने में बहुत ही इमर्जिंग ट्रेंड है रिसर्च का, और बहुत ज़्यादा लोग इस पे काम कर रहे हैं, कैसे है इनका मेडिकल लिटरेचर, सीरिक मेडिकल लिटरेचर डायरेक्ट यूनानी से और हमारे अरबिक मेडिकल लिटरेचर से वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि ज्यादातर अरबी की किताबें हैं या तो एक ही ऑथर ने उसको अरबिक में भी और सुरियानी ज़बान में भी ट्रांसलेट किया है, या ऑथर चेंज है, तो इसलिए ये हमारे को मौजूद है, एक डोमेन है जिसमें अगर रिसर्च करने वाले चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे क्लासिकल लिटरेचर में जो एक अहम मौजूद है वो अर्ली मेडिकल लिटरेचर है। मेडिकल लिटरेचर जो हमारे हैं वो शुरू ज़बान के, शुरू के यानी जो ट्रांसलेशन का पीरियड का जाता है, जो बैतुल हिकमत के यानी मुसलमानों के उम्मी हुकूमत के आखिरी दौर और अब्बासी हुकूमत के शुरुआती दौर का पीरियड है, और वो उस अहद का जो लिटरेचर है वो आज भी हमारे रिसर्च के लिए बड़ा अहम मौजूद के लिहाज से, और अभी भी उसमें बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड एरिया। उसके बाद जो है ट्रांसलेशन के पीरियड के बाद जो है अरबिक, ओरिजिनल अरबिक मेडिकल, ओरिजिनल अरबिक मेडिकल लिटरेचर में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे बैतुल हिकमत है, बंदगी की है, राजी की है, मसूरी की है, मसीह की है, ये किताबें हम तक अवेलेबल हैं, और उसमें यानी बोला कि हम जो पढ़ते हैं ओरिजिनल अरबिक मेडिकल लिटरेचर से, वेल नोन जो ऑथर्स हैं उनकी या उनके लिटरेचर। अब मेरे मौजूद था कि ट्रांसमिशन कैसे हुआ नॉलेज का, तो एक तो जनरल ट्रांसमिशन कैसे हुआ उसके लिहाज से हमें जानना चाहिए। ये सिर्फ उमूमी सिर्फ हमारे यूनानी मेडिकल लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, जो भी तो कुछ हमारे क्लासिकल मेडिकल लिटरेचर कहलाएगा, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो रिलेशन है, यानी इनके बारे में वाकई कम है, दुनिया में रिसर्च है, रिसर्च भी कर रहे हैं, कुछ चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन शायद हमारे लिए बहुत यूजफुल न रहे, लेकिन उनसे आज के जमाने में हमें रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। ये बहुत अहम बात है, उनसे रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो हेल्थ सिनेरियो मौजूदा ट्रेडिशनल मेडिसिन का है वो चेंज हो गया है। अब आपका अपनी असल की तलाश करनी होगी, पहले हम अपनी असल तलाश कर लेते थे ईरान तक, ईरानी पीरियड तक या अरबी पीरियड तक, अरबों ने आपको यूनानी को कबूल नहीं किया, और यूनान से हम ग्रीक मेडिकल से, ग्रीक से इसे जोड़ लेते थे। अब वो अपने नए अपने वेस्टर्न भी चीजों को रिसर्चेस के जरिए से शामिल कर रहे हैं। अब आप वारिस होने के बजाय वो खुद वारिस होते हैं, ये इसलिए कह रहा हूँ कि पॉलिसी लेवल पे कहीं ना कहीं ये डिस्कशन होता है WHO के या उससे हुकूमती पॉलिसी लेवल पे, तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं से रिश्ता जोड़ना होगा। हम बाद के आयत में मुगल पीरियड से हमारा रिश्ता हिंदुस्तान से जुड़ जाता था कि जब हम हिंदुस्तान में आए या यूनानी पद हिंदुस्तान में आए
यहीं की मिट्टी में, यहीं के इसमें रच बस गए और मुगलिया आदमी में इसका प्रयोग हुआ। लेकिन आज ये सारे नाम जो है हमारे लिए शायद बात कर दिए जाए या बयान कर दिए जाए, हम उनसे रिश्ता जोड़ के हम अपने फख्र न कर सकें, बल्कि वो हमारी ऐसा जो उनकी श्रेणी है वो उसके लिए हमें शर्मिंदगी का एहसास हो, या हम कुछ बड़े प्लेटफॉर्म पे, हम इस प्लेटफॉर्म पे तो बहुत ज़्यादा बोल भी सकते हैं और लोगों को इतनी बात नहीं कही जा सकती। इसलिए हमें इससे क्लासिकल मेडिकल लिटरेचर का मताला जरूरी है और हमें अपने रिश्ते, वो जो पुराने हमारे रिश्ते हैं, हमारी जड़ें हैं, उसकी तलाश जरूरी है। लेसर नोन लिटरेचर जो है उसमें 2500 साल पहले जो एशिया की तहजीब थी, दो हमारे सामने रिलेशन हमारे जड़ें दो जगह से तलाश कर सकते हैं। एक तो हमारे ग्रीक यूनान की तहजीब से, रोमन से, और दूसरी अगर हम चाहें तो हम दूसरा इससे भी स्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर हमारे एकेडमिया का कुछ ग्रुप, 1 या 2 या 3 मिलकर हमारे कुछ ऐसे मेडिकल तहजीबात इस जगह से रिश्ते जोड़ के हम अपने प्रोडक्शन का इससे रिश्ता जोड़ सकते हैं। उसमें 3 तहजीबें आती हैं। आशूरी तहजीब बहुत 2500 साल कब्ल मसीह से लेके 1 या 2 या इस्लामिक उस पे इराक और शाम का इलाका है जहाँ पे आशूरी तहजीब और कदनानी तहजीब ये वारिस थे बाबरी तहजीब के या रहनुमा के तहजीब के। यहाँ पे खास बात है कि यहाँ पे हजरी नुकूश बहुत है, इंस्क्रिप्शन है, मेडिकल इंस्क्रिप्शन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, जो इराक में मिले हैं, बहुत अलग-अलग रीजन में मौजूद हैं, जो जिसमें बताए गए हुए तिब्बती तालीमात हमारी मौजूदा तिब्बती तालीमात से मुवाफिक है। यहीं पे आरामी जबान बोली जाती थी। आरामी जबान आज के दिन में इस पे बहुत ज्यादा इसको मौजू का मुताले का मौजू बनाया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि इससे यहूदियत जुड़ी हुई है, इसी आरामी जबान से ईसाईयत जुड़ी हुई है। और ये सारे लिटरेचर का एक फिलॉसफी है, पॉलिटिक्स ऑफ टेक्स्ट, मतन की पॉलिटिक्स। मतन जो है, मतन की एक जमाने में था कि टेक्स्ट की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि हमारी मेडिसिन का एक हद तक कहीं ना कहीं इसका रिलीजियस मतलब हम, क्योंकि हमें रिश्ता जोड़ना खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से हमें ऐसा बना दिया गया कि हमें अपने कदीम तहजीबों से रिश्ता जोड़ना। तो टेक्स्ट की पॉलिटिक्स ये है कि टेक्स्ट सर्वाइव नहीं करता, मतन सर्वाइव नहीं करता। क्यों? क्योंकि इस्लामी या मुसलमानों की तहजीब ऐसी है जहाँ पे मतन सर्वाइव करता है, इसके अलावा कहीं मतन सर्वाइव नहीं कर सकता। कुरान शरीफ का जो मतन है 1400 साल पहले का, वो आज भी है। इसके बरखलाफ तौरेत का और इंजील का मत सर्वाइव नहीं करता। इसी वजह से ये आरामी जबान या सुजानी जबान पे सबसे ज्यादा। इसके अलावा कुछ ऐसी तहजीबें हैं जो इंटरमीडिएट है, यानी जो कम, जिनके बारे में अच्छी खासी मालूमात है, और हमारे से कोई भी अगर हमारे रिसर्च स्कॉलर और करना चाहे तो कर सकते हैं। वो इंटरमीडिएट में मिस्री तहजीब आती है। मिस्री तहजीब की जो मालूमात है, क्योंकि वहाँ पे पपायरस के शक्ल में मौजूद है, और सारे पपायरस जो भी दरियाफ्त शुदा पपायरस उनके मुख्तलिफ ज़बानों में तराजुम हो चुके हैं। अरबी में तराजुम हो चुके हैं और अंग्रेजी ज़बान में और फ्रेंच में, सारे ज़बानों में हो चुके हैं। इसलिए हमारे वो अनएक्सप्लोर्ड एरिया। मैं यहाँ पे था तो यहाँ पे किताब मैंने कभी इस ज़माने में तिब्बती मिस्री के ज़बान में थी, तो उसके बाद बहुत ढूंढा, वो कहीं दरियाफ्त में नहीं, मुझे उसका नाम भी नहीं याद है। वो अलविदा लाइब्रेरी की याद है, तो वो उसमें वो नुस्खे यानी जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, वो फराइना के ज़माने में भी वो नुस्खे दर्ज है। उसमें से एक नून मक्की, शहद और इस तरह का कोई नुस्खा था जो इस्तेमाल किया जाता था। तो ये भी हमारे सर्जिकल क्लासिकल लिटरेचर की अहमियत है। इसके बाद कुछ ऐसे जगहों पे लिटरेचर है जो डेवलप्ड है, एडवांस है, जिसमें यूनिक मेडिकल लिटरेचर है, बाइजेंटीनी या बाइजेंटियन लिटरेचर है। बाइजेंटीनी वो तहजीब जो है रोमन तहजीब भी है। रोमन तहजीब एक वक्त पे आके बढ़ जाती है, रोमन एम्पायर बढ़ जाता है, वेस्टर्न एम्पायर और ईस्ट एम्पायर। ईस्ट एम्पायर जो है वो कुस्तुनतीन और दुनिया और टर्की, अनातोलिया और कुछ सीरिया का इलाका है। हमें उसी से और इसी इलाके में ज्यादातर मेडिकल लिटरेचर या मजहबी लिटरेचर होते हैं। अब तिब्बती, ये तो अब तिब्बती मालूमात का या साइंसी मालूमात का या जितने भी उलूम थे उस वक्त, उसका कुछ मराकिज़ थे जिस जहाँ पे तिब्बत की तालीमात थी। एक अफलातून का मरकज था जो कि अपोलो को
खुदा के याद में जो प्लाटून ने बनाया था वो एकेडमी कहलाता था। उसमें उसकी जो उस वक्त एकेडमी थी, यूनिवर्सिटी थी, वो आज की किसी भी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा फेमस या वैसे ही थी। उसके बाद प्लाटून के शागिर्द ने अपने उसी लाइसियम बनाया, उसको एथेंस में ही एथेंस के करीब है, वहाँ पे तालीमात का मरकज बनाया। और अस्तु जो है लाइसियम भी आता था दस देने का। ये तो ज़माने में रिसोर्स पर्सन को एक्सपर्ट को बुलाने का रवाज था, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। उसके बाद जो है अंताकिया का एक सेंटर है जहाँ पे ज़्यादातर मजहबी उलूम जो है वो ईसाइयत के मजहबी उलूम जो है वो पेश किए गए, लेकिन तिब्बती मालूमात में पेश किए गए। इसके साथ ही साथ उसी पीरियड में, रोमन पीरियड में ही, सिकंदर के पता के ज़माने से, मिस्र के पता के ज़माने से ही स्कूल ऑफ अलेक्जेंड्रिया या अलेक्जेंड्रियन स्कूल था। वो वाक़ईतन हमने बहुत ही आज भी उसकी किताबें या उसकी दरियात से पढ़ेंगे। एरोफ्लोस एरासिस्टस ये दोनों बहुत मशहूर हैं नाटक। तो ये बुखरात से सिर्फ 100 या 150 साल के बाद की बात है, लेकिन उस वक्त का जो उनका लिटरेचर था वो आज भी नाकाबिले यकीन है उन्होंने क्या पढ़ा। इसके अलावा अरबों में रोहा इब्तिदा है, मौजूदा इराक के पास है। सिर्फ रिलीजियस वहाँ पे लिटरेचर प्रोड्यूस किए गए, साथ साथ मेडिसिन प्रोड्यूस किए गए। इराक, मौजूदा इराक में हर्रान या हिरा जो देखे हैं, हर्रानी अतिबा बहुत मशहूर है, सारी ये सारे हर्रान के। ये एक हमारा अगर एक नक्शे में देखा जाए तो इसके नजरिए से तो ये किसी और कभी और मैंने बनाया था, लेकिन वो हमारा डिजिटल ऑपरेटर नहीं था, इसकी वजह से मुझे कभी इसमें सीना टाइप पर तस्वीर। तो इस तस्वीर में ये दिखाया गया कि तमाम तहजीबों की मालूमात को सिर्फ एक प्लेयर ने समझ लिया था। तो गर्व है यहाँ पे, इससे आपको मराकज को समझ सकते हैं। बेबीलोन दोनों तहजीबों के जो बकाया था वो ग्रीक, रोमन और बाइजेंटीन है। उसके बाद अलेक्जेंड्रिया, शाखों से होते हुए आज हम तक पहुंचे। ये अगर रूट और चैनल याद रहे तो हमें जरा सा अपने क्लासिकल सरमाया के लिए जरा सहूलत होती है। ये एक पेज है, ये मैंने ये उसका बहस आ गया। अब इसके साथ साथ जो अरबों के साथ साथ ये जो हमारे वहाँ आया, ये मालूमात आई, तो फिर उसके बाद यूरोप में कैसे पहुंची उसका भी एक सिलसिला है। देखिए हिस्टोरिकल एकेडमिक सेंटर है, लाइसियम एकेडमी, अलेक्जेंड्रिया, शाखा और साफी मजहब के जो सेंटर थे जो इराक। इसके साथ ही साथ टोलेडो जो स्पेन में टोलेडो के नाम से कहलाता है, सेंटर बना और उस सेंटर को आर्चबिशप क्लेमेंट ने एस्टैब्लिश किया था। उस सेंटर के जो डायरेक्टर था वो जिंदी साल्व के नाम से, जिंदी साल्व के नाम से ज्यादा मशहूर था। उसके ऊपर से एक सेंटर बना। इसने वो सेंटर वैसा ही बनाया जो बैतुल हिकमत का था। हालांकि ये सेंटर बहुत छोटा था, लेकिन इसने काम यूरोप में तो काम बहुत ज्यादा किया, बड़ी मुख्तसर में सिर्फ 100 साल की थी। और बिल्कुल वो अपराध भी वही थे, उसी तरह के लोग थे और उन्होंने काम भी वैसे किया। इसको एक कम्बिनेशन बनाया था कि बैतुल हिकमत का एक सैटेलाइट सेंटर टाइप का या सब सेंटर टाइप का बनाया। Establishment of School of Translation in Toledo and initiated taken by Archbishop Clement of Toledo. This was carried under the direction of Archbishop Domenico Undisa. यहाँ पे जैसे बैतुल हिकमत में या शुरू जमाने के अयूब रहावी का आपने नाम सुना होगा, उसी तरीके से एक शख्स था इब्न दाऊद या एवेंडेर। ये ही अरबी ज़बान का बड़ा माहिर था और साथ साथ ही अपने यूरोपीय ज़बान का भी माहिर था, स्पेनिश का भी। और जो उस वक्त की लिटरेरी ज़बान थी लेटिन, उसने तमाम अरबी सरमाया को लेटिन ज़बान में उनका यहाँ पे बैतुल हिकमत में सबसे अहम फिगर हुनैन की स्थापना थी और उसके भांजे हुबैश की थी। हुबैश इब्न आसम उनका भांजा था। ऐसे ही एक शख्स एवेंडेर का या इब्न दाऊद का, लेकिन नाम की स्पानुस एवेंडेर इब्न दाऊद। ये अरब दुनिया में जाते थे तो ये इब्न दाऊद के नाम से होता, ये और लैटिन वर्ल्ड में रहते थे तो ये एवेंडेर के नाम से, और अगर स्पेन में है तो स्पानुस के नाम से। और हुनैन इब्न इसहाक का जो मुतबादिल उस तहजीब में था वो जिराद ऑफ कलीमुना। आम तौर पर आप लोग कभी भी कोई मजमून भी पढ़ते होंगे तो नहीं पढ़ते होंगे कि जिराद ऑफ कलीमुना में ये
ये जो है इटालियन शब्द था, अरबी जबान का माहिर था और फिर था सदाई था। तो इसने ज्यादातर लिटरेचर जो है तकरीबन 80 किताबों पर 80 किताबों सबसे लेटेस्ट था मार्क इसने कहने ना शुरू कर दिया था कुरान और जादू के तमाम मटेरियल को अरबी से वापस लेके इसके अलावा यूरोप में मुंतकिल करने का अहम जरिया स्कूल ऑफ दो बड़े हैं ना मैथ्स स्पॉट और वैलेंसिया का था बोर्ड ट्रांसलेटेड द एवरीथिंग टू द राउंड नंबर एवेंजर की बात किया तो translated many mathematical and astronomical as well as astrological। तो इस तरीके से तमाम सरमाया वापस जहां से आया था तरक्की याफ्ता रॉ मटेरियल आया तरक्की याफ्ता शक्ल में वापस पहुंच गया। कुछ सेंटर से आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा ब्रोगना पेरिस ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन में है पेरिस फ्रांस में है मॉन्ट्रियल शायद फ्रांस का इलाका है सारी इलाका है बोलोगना और मॉन्ट्रियल जो है ये अरबियन मेडिसिन का सेंटर थी और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का इनके ट्रांसलेशन प्रोडक्शन बोलोगना ही वो जगह थी जहाँ पे नए हिसाब के सबसे पहले मेडिकल करिकुलम या टेक्स्ट बनाया गया था जिसको आर्टिसिलर के नाम से जाना जाता था। उस आर्टिसिलर में उन्होंने अपने हिसाब की किताबों में मसाइल शामिल की जो आज के लेटिन में है। ये वो चैनल हो गया जिसके जरिए से क्लासिकल मेडिसिन या पुराने कदीम सरमाया हम तक पहुंचा या और ये जब भी आप अगर रिसर्च का कोई मौजूद उठाएंगे मुझे दूसरा मौजूद को दूसरा के बाद तो आपको ये है ये पीरियड ट्रांसलेशन को ध्यान में रखना होगा उसके बाद ही फिर आप अच्छा लिटरेचर में कोई मौजूद कर सकते क्योंकि बुनियादी मौजू जो एपिडेमिया या एपिडेमिक्स या वबाई इलाजों से था तो सबसे पहले भी वबा का कंसेप्ट जो है वो दुनिया के तमाम तरह पाया जाता है। उसी बुनियादी वजह थी कि भाई वबाई अमराज के हर जगह के अमराज शिकार होते हैं लेकिन हमें जहाँ पे जिन तहजीबों में इन वबाई अमराज का डॉक्यूमेंट या तहरीरी शक्ल में किसी भी जगह से दस्तावेजी शक्ल में अगर मौजूद है तो उसी का तस्करा किया ऐसी बात है उस जमाने में भी कहीं ना कहीं तो वबाई अमराज आते थे और उस में हज़ारों साल पहले उससे तदारुक के लिए वापसी करते थे लेकिन वो हम तक पहुंची नहीं। यहाँ पर उन्हीं का तस्करा होगा जो आज के जमाने में मौजूद है। इस सिलसिले में आशूरी तहजीब में मेडिकल सिस्टम बहुत एडवांस था। सुकरात ने एक किताब लिखी सुकरात ने एक किताब लिखी एंशिएंट मेडिसिन। सुकरात 2500 साल पहले जब वो एंशिएंट मेडिसिन की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो भी अपने 2500 साल पहले तो गोया कि सुकरात से और आज तक जब हम इनके कदीम की बात करते हैं तो 5000 ईयर बात मिलेगा। तो आशूरी तहजीब में मेडिकल सिस्टम बड़ा एडवांस था। आशूरी हम तो अभी कहते हैं कि सुकरात ने इसको मजहबी उमूर से अलग किया लेकिन आशूरी सिस्टम में अमराज का ज़ाहिरी असबाब से ताल्लुक उनका निज़ाम ये नहीं कि इलाही है ये जादू है ये टोना है और इलाज मुआवजा का उनके डॉक्टर ये सारी चीज़ें मौजूद थी जो आज भी कहीं ना कहीं हमारे पास किसी न किसी दस्तावेज में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। आशूरियों के वहाँ वबा का भी कंसेप्ट था और वबाई अमराज का भी उनके वहाँ हिदायत जो पत्थरों में कहीं मौजूद हैं वो साफ लिखी हुई कि लेप्रोसी के मरीज को इलाजा कर दिया करते थे। उस जमाने में आशूरियों वहाँ दो बड़ा हम्मुराबी बादशाह के जमाने में बहुत प्लेग का बहुत मशहूर वाक़या हुआ था। बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे। कहा जाता है कि ज़माने में 95,000 फौजी जो है उसके हम्मुराबी के मरे थे। तो प्लेग भी आया था इसलिए उसके मुशाहिदात जो है कहीं न कहीं मौजूद है। और इसी आशूरी तहजीब में भी ताकि फिक्र में महारत और इससे तजर्बे से हासिल हो सकती है। एक नस्ल फैमिली गुजरी है जो आशूरी और कल्लानी और अक्दी तहजीब में तो नस्ल फैमिली बड़ा अहम नाम है। इसे मुसलमानों का नाम लेके हुआ करते थे। शर्म नस्ल कोड जो है तकरीबन 800 साल बीसी था। इसी खानदान का मुफ्त नस्ल था। मुफ्त नस्ल वो पहला शख्स था जिसने रोम में या तमाम जगहों पे ईसाइयत का बैन लगाया था और कोई भी जमाने में उसके मालूमात के हिसाब से जितने भी ईसाई थे उसने उनको मार दिया।
یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اور ان کے لٹریچر یا انجیل کے 250-300 سال کا فاصلہ ہے. وہ جنگلوں میں چلے گئے اور پھر وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے بیانات کو نقل کیا. ظاہر سی بات ہے 3 سال میں اور 300 سال میں ٹیکسٹ متن جو ہے جس کی بات کر رہا تھا وہ ختم. اور یہ ہے کہ اگر وہ میرے پاس نہیں ہے تو دوسرے کے پاس ہے اسے کوئی اہمیت نہیں, کیونکہ جب مسلمانوں کے پاس ہے یا اسلامی تہذیب میں ہے دوسرے مذاہب میں نہیں ہے تو ان کی اہمیت نہیں. کچھ حد تک ہندو تہذیب میں ویدا میں ہے لیکن اس کی اتھینٹسٹی بہت کنفرم نہیں ہے, اس کا پیریڈ بھی طے نہیں ہے کتنا پڑا. اس کے علاوہ وہ میں نے کتاب پڑھی تھی جو اس کا ذکر کر رہا تھا تو ایجپشین یا فلائن یا مصری تہذیب میں بھی وبا کا بڑا اچھا جو کہیں نہ کہیں موجود تھا. ان کے وہاں نان بننے پلیگ کا بھی ذکر ہے, میزلس کا بھی ہے, کچھ مشہور طرح کے امراض ہیں. لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ان کے وہاں مذہب اخیر وقت تک یعنی جب کہ تہذیب ختم ہوئی مذہب کا غلبہ تھا. یہ قرآن شریف میں ہر جگہ پہ تو بیان آتا ہے. سامنے کا تذکرہ جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں اصل اس پہ جو ہم لوگوں سے زیادہ متعلق ہے جس کے ہم سب سے بڑے نمبردار ہیں, لیکن افسوس کی ہمارے پاس کے ڈاکومنٹس اگر نہیں مناسب ہے سلیبس میں نہیں پڑھایا نہیں جاتا. ہر لوگ اپنی دلچسپی سے پڑھاتے ہیں. والا جب بھی ایپیڈیمک کی بات آتی ہے تو ہپوکریٹس کا نام یا ہپوکرات کا نام سب سے ہوتا ہے. ہپوکرات نے بہت اہم کارنامہ کیا ہے, اس پہ ہم آگے بات کریں گے. ہپوکرات کا ہی ایک معاصر تھا سوسیڈیڈیز. سوسیڈیڈیز جو ہے یہ ہپوکرات کا معاصر تھا, طبیب نہیں تھا, یہ مورخ تھا. اس نے یونان کے گریک تہذیب کے یا گریس کے 2 شہروں کی جو ریاست تھی اس کی لڑائی چلی تقریباً 25 سال. اس جنگ کا یہ مورخ تھا اور اس نے 6 جلدوں میں جنگ کی تفصیلات لکھی اور خوش قسمتی ہے کہ وہ کتاب آج بھی. تو اسی کتاب میں اس نے یہ جنگ بڑی اہم جنگ تھی. آپ لوگوں نے ایلن آف ٹرائے کی فلم دیکھی ہوگی, اسی زمانے کی بات ہے. اور تو اس جنگ جو ختم ہوئی وہ تعاون پہ تھا. تعاون اسی جنگ میں ہی آیا اور اس سے زیادہ دونوں طرف کے فوجی مر گئے. تو اس پوری جنگی کیفیت کو اور تعاون کو سوسیڈیڈیز نے رفت کیا. سوسیڈیڈیز اور ہپوکرات کے رفت کرنے میں ایک بنیادی فرق ہے کہ ہپوکرات ایک طبیب نہیں. ہپوکرات کے اندر جب اس کے مشاہدات کو رقم کر رہا ہے تو اس کے ظاہر بات ہے طبی نقطہ نگاہ سے دیکھ رہا ہے جو ایک طبیب کے لیے معالجے کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے, لیکن نیوٹرلٹی کے لیے ایک بغیر کسی میلان کے لیے وہ چیز نہیں آبزرو کر سکتا جو ایک اس فیلڈ کا نہ ہو کے دوسرا آبزرو کرتا ہے. تو اس نے جو تعاون کے لوگوں کے علامات کس دن میں کتنے میں ظاہر ہوتی ہے, کتنے دن میں تعاون کا مریض مرے گا اور کتنے دن میں, وہ ہپوکرات سے بالکل مختلف ہے. اور یہ اس عربی میں جو کوٹ ہے یہ مجھے اس کا سوسیڈیڈیز کا ریفرنس ڈائریکٹ جو کہ میں گریک نہیں جانتا, گریک میں وہ جنہوں نے لکھا ہے وہ سکتا ہے. بڑی اہم بات اس میں لکھی. یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ روزالینڈ تھامس کی بک ہے سوسیڈیڈیز پہ, اس کا چیپٹر ہے, اس کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں. سوسیڈیڈیز نے ایک بات یہ بھی لکھا کہ اس تعاون کی وبا نے جو وہاں پہ کسی الگ الگ خدا تھے, ایک معاشرہ تھا سارے کے سارے تو انہوں نے کہا کہ یہ تعاون نے جو ہے خدا کے یقین کو متزلزل کر دیا. اب عوام الناس جو ہے اب وہ خدا سے منکر ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ ماننا تھا کہ یہ بیماریاں خدائی عذاب کی وجہ سے نازل ہوتی ہے. اور لوگوں کا ایسا تاثر تھا کہ ہم نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جس سے اتنی بڑی تعداد مر جائے. سوسیڈیڈیز کے مشاہدے کو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کے حوالے سے کہ ان الواحد جلد الاخر انما یقوم انما تبلیغ, ایک شخص اگر دوسرے شخص کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو یہ تعاون مرض کا ہے. دوسرا جس کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے ڈائریکٹ اس کا حوالہ نہیں مل رہا ہوتا ہے کہ یہ مرض انت مرض لا یصيب الشخص مرتين ولا اقل لا تكون الاصابه قاتله. اس میں ذرا سا ٹائپنگ میں کیونکہ اس میں ابھی پوائنٹ نہیں تھا تو کلاسیں میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کیا تھا.
तो अनर वाहिद एक जब ताउन का मरीज दूसरे के पास इयादत के लिए जाता है तो वो उस मर्ज में मुब्तला रहता है। ये चूंकि आम साइंस में कुछ बहुत कारनामा नहीं है, लेकिन जो दूसरी चीज है वो कह रहे हैं कि एक ही शख्स को ये मर्ज 2 बार नहीं रहता, और अगर दोबारा लाहिक हो गए वाला नकल का हिसाब आमतौर पर तो नहीं लाहिक होगा, और अगर लाहिक भी हो गया तो वो उसके लिए पैटर्न या जानलेवा साबित नहीं होगा। ये बताइए कि ये बात आज से 2500 साल पहले रकम की गई जो आज भी हमारे पास मौजूद है। तुसिदिस को पॉलिटिकल साइंस का पानी माना जाता है, क्योंकि इसने इस जंग की कैफियत को रकम किया और कहीं ना कहीं बाद में जंग को खत्म करने में इसकी वकालत की थी। वकालत अरस्तु ने भी जमाने में ये तमीमी एक वाक़ियात के लिहाज से अरब स्कॉलर में बहुत बड़े वक्त रहा था की जाती, तो उन्होंने अरस्तु के हवाले से लिखा है कि अरस्तु ने ताउन के मरीजों के पास बैठने से और ऐसे मरीजों की बॉडी से एक हज़ार में मुजावरत मर्द नतीजा साहब हम मर्दों ने फसादिल हवा के मिजाज में खराबी की वजह से अगर किसी को कोई मर्द लायक हुआ तो उसके पास बैठने से, उसकी गुर्बत से, उसकी मुजावरत से तूने डराया है कि उससे बचना चाहिए। इसकी तरीके से ये मतलब मुशाहिदात हैं जिसके बाद में एक कंसेप्ट डेवलप होता है। इसके अलावा हेराक्लाइटिस ऑफ टेरेंटम जगह का नाम, वहाँ के मशहूर ये जालिनोस से 100-150 साल पहले हेराक्लाइटिस थे। इन्होंने हिप्पोक्राट की जो एपिजीमिया है या एपिडीमिया उस पर कमेंट्री लिखी थी। इनके भी मुशाहिदात हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, लेकिन बदकिस्मती से मुझे कभी इनका मैंने मालूमात की ओरिजिनल हवाला नहीं, हेराक्लाइटिस ऑफ टेरेंटम का नहीं। इसके साथ साथ जालिनोस जो है 166 ईस्वी में रोम से भाग गया, क्योंकि उस वक्त जो है वहाँ पे कानून की वबा थी। जाहिर सी बात है उसको इस बात से वाकिफियत थी कि ये हमें मर्द लायक हो जाएगा, इसलिए वो रोम से बाहर चले गए। ये वही सफर है जालिनोस का जहाँ पे उसके दोस्त अवलोकन, अगर यहाँ पे अलीगढ़ से ताल्लुक रखते हैं तबलिग के सेमिनार में जो किताबें लगी हुई हैं वो रिसाला अवलोकन सबसे ऊपर लगा हुआ रहता है। इसलिए फिल्म का प्रिंट है जो भी उस सेमिनार में गया होगा जरूर देखा होगा, उसमें सवाल पैदा होगा कि अवलोकन है क्या। तो वहीं पे रोम में जालिनोस के दोस्त से अवलोकन रहा करते थे, उन्हीं की फरमाइश से उसने वो किताब रिसाला का अवलोकन लिखा, तो जिसमें बीमारियों के नुस्खे पूछे थे। अवलोकन जालिनोस का यूं मुतासिर हुआ था कि एक मरतबा उसने इसी सफर में जालिनोस से अवलोकन ने पूछा कि भाई आप आइए, और एक मरीज को दिखाया कि इनको देखना है, और वो उसको मेरे बादशाह या सरदार रहे उनको देखना है, इनका इलाज करना है। और इससे पहले कि अवलोकन कुछ बताता, जालिनोस ने एक नजर देखते ही कहा कि इनको लीवर में गड़बड़ है, और उन्होंने सर्जरी की और वो ठीक। ये जालिनोस की तिब्बी हदाकत की एक मिसाल है। ये बात हो गई कि उस वक्त तहजीबी तौर पर अलग तहजीबों में वबा के ताल्लुक से जो मिसालें देखी हमने यहाँ तक ही किया, हिंदुस्तान में भी बहुत ताउन की वबा आई थी बहुत पहले, हमारे अरबों में भी ताउन या अमवास इस तरह की चीजें बहुत मशहूर रही, उनका तस्करा नहीं किया। अब उसके साथ साथ आप देखिए कि हमारे पास भी इम्तियाज है, जो हम कहते हैं सबसे पहले कहते हैं कि किसी भी यूनानी के तालिब इल्म से जैसे ही हम कोई बात कहेंगे तालिब हमारे कुछ भी किसी भी मौजूद पे आप बात करेंगे हमारे वहाँ बुखराती बात नहीं, हमारे वहाँ ये नजरिया कोई भी अगर ये नजरिया हमारे वहाँ पहले से मौजूद है, इसको सबसे पहले किया। लेकिन आप डिटेल नहीं मालूम होती वो, उसकी वजह ये है कि शायद वो सरमाया हम तक इसलिए अवेलेबल है, मॉडर्न वर्ल्ड में अवेलेबल भी है। अब अगर ये किताबें अवेलेबल है तो एक किताब जो है 20,000 रुपए की है, मैं खुद तलाश करता हूँ लेकिन मैं उसे खरीद नहीं सकता। कुछ किस्मती है अलीगढ़ में वो रहने वाले थे कि यहाँ के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में यहाँ का जो लाइब्रेरी का वो सेक्शन जो प्रोवाइड करता है ऑनलाइन वहाँ पे वो चीजें मुझे किसी ने बताया कि अवेलेबल। पर पोखरात के जो पोखरात की तिब्बी सरमाया बहुत वसी है, और अगर मैं एक बात करता हूँ अगर आप पोखरात की तालीमात को या पोखरात की तिब्बी तालीमात को पढ़ें और अगर आप ये नहीं जानते हैं कि ये खुदप्रस्त मुआशरे के तो ऐसा तासुर होता है कि ये वली सुल्तान या नबी
कैसे किसी इतनी मालूमात, इतनी अहम चीजें आज भी उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। बताइए 2500 साल दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई साइंस में, लेकिन बुनियाद इन्वायरमेंटल साइंस की अगर आप देखें तो डबल हवा और निया और बुलंद है, तो जो भी मोबाइल है उसके भी उसकी कुछ हानि करे खराब करे तो आगे आएगा। तो पहले पोखराज का जो तिब्बती सरमाया है उसमें 3 किताबें सबसे ज्यादा है। पोखराज की नौजवानी की जो किताब है वो एबिसीनिया। एबिसीनिया देखिए, एबिसीनिया का वर्ड जो है बहुत पहले मुझे याद है, मुझे सर्च करना हुआ तो एबिसीनिया को मैं नहीं जानता था कि एबिसीनिया होता क्या है, इसकी स्पेलिंग क्या है, अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग ग्रुप में कहा कि उसका सिंपल तराजू क्या है। हालांकि देखिए एपिडीमिया एबीसी जस्ट कन्वर्ट कर दो और जो यूनानी अल्फाज को तो एबिसीनिया मौजूद है कि पोखराज की तमाम किताबों में से एबिसीनिया जो लिखी पोखराज ने वो उसकी जवानी की यादगार है, इसलिए वो कहते हैं कि उसमें रिफाइंड नहीं है, इस चीज की तकरार है, उतनी मैच्योरिटी नहीं है। पोखराज की किताब जिसको एफोरिस्ट में या उसूल पोखरातिया कहा जाता है, ये भी किताब एक ऐसी किताब है जिसको उर्दू दुनिया या तो इसको अपने लाइफ इस किताब को उर्दू में इसका तालीम का सिलसिला शुरू किया जाए। ये किताब अपने आप में इतनी अहम है, इतनी भारी भरकम किताब है कि एक आम आदमी को जैसे हदीस की कोई किताब हो और एक आम शख्स कहेगा कि मैं इस किताब को कैसे लिख सकता हूँ, एक वजह ये भी हो सकती है, एक वजह ये हो सकती है कि पता नहीं क्यों, हालांकि ऐसी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन उर्दू दुनिया में उर्दू तिब्बी निसाब में इस किताब में बहुत ज्यादा नहीं लिखा गया, जबकि अरबी अरब में आज के मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो किताबुल फसूल या फरूज में या फसूल पोखरातिया, ये पोखरातिया से जवानी की किताब है जिसमें बहुत प्रिसाइज बहुत एकदम ऐसा है कि इसकी बहुत तफसील की जरूरत होती है। इशारा किनारे में बात की गई है, लेकिन एबिसीनिया में ऐसी बात नहीं। तो एबिसीनिया या एपिडेमिक्स पोखराज की जो किताब है ये उसके तमाम तिब्बती पर उसका तालिबान में उसका मकाम बहुत बुलंद है। और ये देखिए मैं कहीं से कोट निकल गया था, द हिपोक्रेटिक कॉर्पस मार्क मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द बिगिनिंग ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन फॉर स्कॉलर्स ऑफ मेडिकल स्टडी। ये मैंने मेडिकल कन्वर्ट किया है, वहां पे वेस्टर्न मेडिसिन था एंड practitioner like were remain initial reference or more than 2 एपिडेमिक के ताल्लुक से अगर हम क्लासिकल सरमाए में बात करें तो 3 अहम किताब जो बहुत करीब है और इसमें मालूमात की बहुत अच्छी है और जो इजीली अवेलेबल है। किताबुल फसूल उसूल पोखरातिया, किताबुल अहलिया वल मिजाह वल बुलदान जाके में चाहिए कि उसमें कौन नहीं तेरा अपने साथ है। किताबुल अहलिया वल मिजाह वल बुलदान एयर वाटर ऑन एयर वाटर, ये 3 किताबें हैं 3 जगह पे। अब बात हमारा टाइटल की ट्रांसमिशन, टाइटल था ट्रांसमिशन, इनका ट्रांसमिशन कैसे हो, तो हमारा जो मेरी बातें होंगी वो उसी तरह पे होगी, हम तक कैसे ट्रांसमिट होगी और ये किसी चीज के ऑथेंटिसिटी को भी बताती है। अगर किसी चीज के ट्रांसमिट होने में कोई एक मखसूसा में दरियाफ्त होता है, अगर इन्हें मालूम होगी कहाँ मिलेगा तो उसकी कदामत या उसकी ओरिजिनलिटी मशकूक होती है। और ये मालूम हो कि ये फलन जमाने का है, फलन उसके बाद फलन इसके बारे में लिखा, फलन लिखा, तो वो ये पोस्ट कोविड ऐसा है कि जहां भी आप लोगों को अगर दिलचस्पी हो, मेरे साथ मेरा परिचय तो पूरा हो गया, आप जहां भी आप कहेंगे मैं वहां पे रोक हिपोक्रेटिक के एपिडेमिक, लेकिन मेरा खाइश तो होगी थोड़ा सा बोर हो गया। पोखराज की जो एबिसीनिया है वो हम तक कैसे पहुंची, उसकी कितनी शुरू क्या मतलब होता है, असल में हम लोग खुद भी नहीं जानते थे और अपनी तारीफ के यहाँ पे वीडियो के जमाने में तो कहते थे कि यूनानी में सिर्फ शरहें लिखी जाती है, शरह का खुलासा लिखा जाता है, खुलासा लिखी जाती है। ये चीज हम इसकी फिलॉसफी नहीं समझते थे, ये भय है। अरे क्या था कि टिप जो है ये हमेशा नॉवेल्स का प्रोफेशन है, अशराफ का बड़े अच्छे लोगों को इसमें व्यवस्था होते थे।
जो उलूम भी हासिल करते थे वो सारे लोग नहीं हासिल करते थे, क्योंकि वो मुताबिल नहीं हो सकते थे। तो किसी चीज की रेपुटेशन की बिना पे या ट्रेडिशन वही होता था कि अब कागज या पढ़ने पढ़ाने का लिखना लिखाई तो बहुत आसान चीज नहीं थी कि हम किताब ले लिया, प्रिंट ले लिया, मतलब किताब खरीदा, ऐसा नहीं था। एक किताब लिखना, एक लाइन लिखना, और तो समझ लीजिए कि उस वक्त का रईस जो अमीर होता था, जो वो लॉर्ड्स जो होते थे, ये उन्हीं की बस की बात है। किताबें वही लिखते थे, पढ़ते पढ़ाते वही थे, और नाम का भी रखो भी करते। ऐसा नहीं कि हर शख्स कोई नया तालिब इल्म आया वो किताब लिखते और लोगों को मकबूल हो जाए, पहली बात तो लिख नहीं सकता, उसके अंदर की सलाहियत नहीं होगी। सलाहियत होगी तो वो माली वसाइल उस जमाने में 2000 2,500 साल पहले उसके पास नहीं होगी। और अगर माली वसाइल कि बुक 1 और 3 जो है ये देखिए जालिनूस जो था वो कुरान के एक लफ्ज एक तरह से तहरीर से वाकिफ था, क्योंकि जालिनूस सबसे बड़ा शायर था, सबसे ज्यादा ट्रांसमिट करने वाला कुरानी मालूमात को। और जालिनूस वाकई अगर इसको जालिनूस को हटा दिया जाता आप सोचिए, तो जिस तरीके से सारी तहजीबों की मालूमात कुरान ने अपने खानदान से निकाल के उसको आम किया। कुरान और जालिनूस के दरमियान भी तकरीबन 650 साल का फासला है, 666, 667, 665 और कमरी और शमसी साल। तो आप सोचिए कि 7 सदियों का तकरीबन फासला है। तो उस बीच में भी मालूमात बिल्कुल या जो टेक्सुअल प्रोडक्शन था या प्रोडक्शन था वो बहुत मुश्किल था। तो 700 साल ऐसा हम नाम देते हैं बुकरा जालिनूस हो गई। तो जालिनूस ने कहा कि बुक 1 एबिसिनिया की बुक 1 और 3 जो है यही बुकरा की असल तारीफ है, और बुक 2 और बुक 6 ये जो है ये बुकरात के साम्राज्य सीसा यूज की है, और 4, 5, 7 को जालिनूस ने अपने उसी जमाने में कह दिया कि ये बुकरात की अथेंटिक नहीं है। ये असल में बुक एबिसिनिया एक सीरीज थी, तो जिसको भी कुछ वबा के सिलसिले में मेडिकल उसके केस स्टडी के सिलसिले में जो भी मिलता था वो उसी एबिसिनिया में इजाफा करता चला जाता था। पहले जालिनूस ने उसी जमाने में ये डिसाइड कर दिया कि ये नहीं है, और जालिनूस ने जो एबिसिनिया पे कमेंट्री लिखी है वो इन्हीं 4 के लिखी है, 1, 3 और 1, 2, 3। वो आज की डेट में अवेलेबल डायरेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं कोलेशन के जरिए से प्रोडक्शन के सिस्टम में है, लेकिन जालिनूस एक ऐसा शख्स है जिसने अपनी जो कमेंट्री लिखी तो उसमें उस जमाने की कितनी भी कमेंट्रीज अवेलेबल थी तो उसमें से भी इसने कोड किया है। तो आगे बताते हैं बुखार की जो सबसे पहले एपिडेमिया की शरह दस्तयाब होती है बासिस यूज की है, वो शायद बुखार के नाम से मालूम भी था। और बासिस यूज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उसने एफोरिज्म यानी किताबुल उसूल और एकेडमिक 6 कमेंट्री की। हेरोडीनामुस जो है यूरोशियन, इसने बासिस से काफी सारे जगहों पे यर्जा किया। आप लोग ये नीरू को पीरियड का था, और अंदु माहफूज का नाम सुना होगा, ये अंदु माहफूज शाही का नहीं था, ये उसी से वाबस्ता है। देखिए बगैर दरबार के वाबस्तगी के जमाने में मसाइल माली मसाइल नहीं था, तो अंदु माहफूज से इसने अपनी किताबों को कुछ मानना नहीं किया, अपना भी किया, तो 2 और 6 नहीं किया, कोई 10 का नाम। इसके अलावा जो इसके सारे थे एबिसिनिया के, वो जिनो जेक्सस अपोलोनियस एस्केपेटिस ऑफ बिस्निया, ये हेराक्लाइडस आर्केरेंटा, साबिनूस, मिथोडूस और मकदूनिया का रहने वाला लाइकोस। ये सुसुदियुस का किताब को किताब लिखी गई है, ब्रिलियंट वालों ने इसको पब्लिश किया है। और ये इसका टाइटल है कंपेनियन ऑफ सुसुदीस। इसमें सुसुदीस के जितने ऑब्जर्वेशन मुशाहिदात चीजें हैं वो दर्ज हैं, तकरीबन 800 पेज की किताब है। इसी से मैंने वो चीजें नकल की हैं इसी किताब से। अब जालिनूस के बाद जो है जो जालिनूस का ये वबाइयात का जो सरमाया है वो अरबी जबान में मुंतकिल था, और वही सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। आज जितनी भी जबानों में एपिडेमिया, एपिजीनिया, एपिडेमिक, सिवाय एडम फ्रांसिस ने मुख्तलिफ ग्रीक लिटरेचर का कहीं फ्रेगमेंट से निकाल के कुछ तकरीबन 16 या 17 पेजेस का है एडम फ्रांसिस ने। तो वो उनका कहना ये है कि जालिनूस के एपिडेमिया से इतनी ही यही ओरिजिनल है बेहतर।
تو عربی زبان میں جو ہم تک یا آج جو ہمارے پاس ہے وہ حنین ابن اسحاق کے ذریعے سے آیا ہے۔ حنین ابن اسحاق واقعاً اگر آپ ہماری طبی یونانی طبی دنیا کا ہیرو اور ہم اسے مطلب فراموش نہیں، اس میں دو نام ہیں جو یہ اس کا ایک ٹائٹل مجھے کہیں سے دکھ گیا تھا تو میں نے اس کو فوٹو لیا۔ ایک ہے مار افرام، ایک ہے حنین ابن اسحاق۔ ان دونوں کا بیک وقت جشن دو جگہوں پہ، پیرس میں اور بغداد میں، دو جگہوں پہ منایا گیا۔ مار افرام جو ہے ان کا مقام عیسائیت میں ایسا ہی ہے جیسے ہمارے وہاں جو خاص طور پر رسمیہ کلام ہے ان کا، لوگ ان کے کلام کو پڑھتے ہیں گاتے ہیں عیسائی یا اشعار کی شکل میں، اور یہ مار افرام باپوں کے باپ ہیں، ابو الآبا ہے، یہ تمام فادر آف فادرز کہلاتے ہیں، یعنی کرسچینٹی میں ان کا اتنا مقام ہے۔ اب صحیح کہ باپوں کے باپ کے ساتھ جو ان کا معاصر ہے وہ حنین ابن اسحاق ہے۔ ان دونوں کا جشن کو بیک وقت منایا گیا اور یہ ان کے اوپر جو کمپائلیشن عربی میں جو تھا تو وہ یہ اس کمپائلیشن کا ٹائٹل دیا۔ لفظ کی پابندی کرتے ہیں، جنہوں نے کبھی بھی لفظ سے ڈیویٹ نہیں کیا، اور یہ چیز حنین کے بیشتر ترجمے جو بقراط کے جالینوس کے جو اویلیبل گریک آج بھی ایکسس کرتے ہیں، آج بھی حنین کے جو یا سیرک، حنین کا سیرک ترجمہ، سریانی ترجمہ اور عربی ترجمہ، لوگوں کو ورڈ بائی ورڈ کہیں بھی ایک لفظ کا فرق نہیں ہے۔ اور ایک وجہ شاید حنین کی فضیلت بیان کرنے کی یہ بھی ہے کہ وہ انجیل کا بھی ترجمہ کیا ہے، شاید حنین کی اہمیت کی وجہ سے وہ انجیل کی بھی صداقت پہ مہر لگانا چاہتے ہیں۔ یہ میرا ایسا ایک کم تک فکر ہے، لیکن ایسا میں سوچتا ہوں۔ نچوڑ پیش کیا ورجینیا کا سوال جواب کے حساب سے۔ اچھا، اس زمانے میں میڈیکل ایجوکیشن کی بہت عام نہیں تھی، تو اس کے لیے اس طرح کی کتابوں کی ضرورت پڑتی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یونیورسٹی آف ممبئی میں ایک کتاب موجود ہے، جس میں نے دیکھا اس کا ٹائٹل ہے دی فروٹس آف اے گریٹسٹ بک آن ایپیڈیمک، جو بھی بامبے سے تعلق رکھتے ہیں شاید ریسرچ کریں، اور اگر وہ سرچ کرتے ہیں تو اس میں وہ مخطوطوں کا یہ لائبریری کی اصطلاح ہے۔ دیکھیے ایک بہت بنیادی چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے ہیں تو ہم اس طبیب کا نام یا کسی کتاب کا نام سمجھتے ہیں، کچھ کبھی ہمارے ساتھ اس کو یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ آپ کو سوری اس کا ابتدائیہ ہے جو دیکھا ہے سنا ہے۔ ویسا بقراط کی نام سے تقیید کل لوگوں کے دور میں کلیدن نو دائر لگی ہے نصیرت اپنی منزل کی لگی، تو میرے خیال سے روایت پوری ہو گئی۔ یہ اس کا ترجمہ ہے اس مخطوطے کا، یعنی ہینڈ ہے۔ کیا اگر کسی مخطوطے تفسیر المرج الواحد شرح شیخ العقیل، دیکھیے صرف اس ٹائٹل سے اتنا ڈیولپمنٹ معلوم ہو گیا کہ ورجینیا کی بقراط کی ورجینیا کی تفسیر المرج الواحد۔ دیکھیے اب ڈیولپمنٹ ارتقائی طور پر اگر اصطلاح کا دیکھا جائے، ٹرمینالوجی کا، تو ابھی تک ایپیڈیمیا تھا، ایپیڈیمک تھا، اب گویا کہ عربی میں ایپیڈیمکس کے لیے، وبائی امراض کے لیے ایک نئی اصطلاح المرض الواحد، یعنی اچانک آنے والے مرض کو ہمیں دیا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے اس بیچ میں ابن نفیس میں اور حنین ابن اسحاق کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہو کہ ہم نے عربی کی اصطلاح وبا کے تعلق سے ڈیولپ ہو گئی۔ اس کی برکت ہے، اگر آپ کہیں تو اس کا بھی آپ پڑھ لیجیے، اس کا آخری پیج ہے، یہ مطبوعہ ایپیڈیمیا کا ایک پیج ہے، کیونکہ وبا کے تعلق سے ہے اور ہمارا موضوع بھی تھا کہ گریک لٹریچر میں میڈیکل، یونانی میڈیکل لٹریچر میں وبا کا کیا تصور تھا۔ اس کتاب کا نام جو ہے ایپیڈیمیا رکھا، یعنی ایپیڈیمیا رکھا، ایپیڈیمیا کا یہ ترجمہ ہے۔ یہ نہ جل کلام ہو فیہ والتسلسل فی الامراض التي قالت وہ ایپیڈیمیا، اس لیے کہ اس کے تمام وہ ایپیڈیمک کے بارے میں جو اس کے بیانات ہیں اس کتاب میں مندرج ہے سامنے۔ وتاویل ذالک، یعنی ایپیڈیمیا ہوتا کیا ہے؟ ذالک الواقعہ وزٹنگ، یعنی جو آ جاتی ہے، وہ المرض الواحد الذي يرجو في جماعت کثیرۃ فی وقت واحد۔ ایپیڈیمیا ایک ایسا مرض ہے، ایک مرض جو ایک بہت بڑی جماعت کو ایک ہی وقت میں لایا، وہ ایپیڈیمیا کہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ آگے والفرق، یعنی اب ایک سوال کہیں پیدا ہوا تھا، بڑی
यहूदी के लिए किसी मीटिंग में सामने था, तो उसने जब वबा पे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आपका एपिडेमिक और मौजूदा जमाने का एपिडेमिक दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपका वो चीजें वाजे नहीं होती, लेकिन डिफिनेशन से आपको ये बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बल्कि ये भी वही ट्रांसमिशन अर्ली लिटरेचर में इस तरह से एपिडेमिक्स ये एपिडेमिया का बहुत ज्यादा बयान जो है वो कॉन्विक्शन आ रहा है। इसके अलावा मूसा बिन मैमून एक तबीब था जो अपने अहद में तो इतना मौका नहीं था, इतना उसको अहमियत नहीं थी। स्पेन का में ही रहते थे, आमतौर पर जजायर मगरिब के इलाके में यहूदी और मुसलमान दोनों रहते थे। किसी ने बादशाह से कंप्लेंट की कर देते थे, वो जेल में चले जाया करते थे, फिर उनके जो फलसफी दोस्त होते थे वो निकाल के इनको वापस ले आते। लेकिन आज के जमाने में मोस्ट फेवरेटेड जूस फिलॉसफर है। इसके ऊपर इसके नाम से कई मुल्कों ने अलग इनके नाम से ही प्रोजेक्ट ला रखे हैं, जो कि एक छोटी छोटी तहरीरों को मंजर आम पे लाते रहते हैं। मुसलमान के पैगम्बर की खास बात की कि ये इब्न सीना से बहुत ज्यादा मुतासिर है, और इब्न सीना के अल्फाज जो है कि कानून का एक कोट डाल दिया कि वो अनासिर से और जुजुल नजीला जज्जा से जो भी हमारे कानून की बहस या शिफा की बहस को शामिल कर दिया। तो इस पे यहूदी हल्का रही में हल्का उसको कोताही मानता है। तो ये बुखरात की जो किताबुल फुसूल है उसमें इसमें मूसा इब्न मैमून ने 25 हिस्सों में 25 पार्ट्स में इसकी शरह की और अरबी अवेलेबल है। खास बात ये कि अरबी टेक्स्ट के साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ मौजूद है। इसके साथ साथ इब्न पे जो अरबी ज़बान में लिखा इब्न रिजवान मिस्री तबीब था। मिस्री तबीब अति आगे थे। इब्न रिजवान को उस ज़माने में तिमसाहुल जिन कहते थे, यानी जिन्नातों का मगरमच्छ। कुछ ना उनके साथ उनकी लड़ाई जो है तो पहले के साथ चलती रहती थी, इब्न मुतलान के साथ बहुत ज्यादा। तो इब्न रिजवान, लेकिन इब्न रिजवान का काम बड़ा है, वो एनवायरमेंटल साइंस के लिहाज से बाकायदा भी किताबें लिखी हैं, जो आज इब्न रिजवान की ही एक किताब है बहुत पहले नेचर में 10 इस सदी की रिकमेंडेड बुक थी, उसमें से इब्न रिजवान की किताब थी। अगर मुताला किया जाए तो इब्न रिजवान की वो इब्न जज़ार ने मिस्र के बारे में लिखा था कि मिस्र बहुत अच्छा शहर नहीं है, मिस्र में बीमारियां वबाएं बहुत ज्यादा है। उन्होंने किताब लिखी, उसकी इस्लाह कैसे की जाए, वो देखा नहीं तो कैसे किताब लिखी, तो उसके जवाब में किताब लिखी। वो किताब नेचर के सदी के या डेकेड के 10 अहम किताबों में से एक थी, जिसको रिकमेंड किया था हुमायूं सेवेज स्मिथ। ये भी यूनानी या इस्लामी तिब्बी उलूम की बहुत माहिरा है। इसके अलावा इब्न के जो बयानात हैं पे वो कमेंट भी लिखा है, जरा भी करता है, तनकीद भी करता है। वो किताब अशफूक अला जानिबूस में है, मतबूर है, छपी हुई है। इसके अलावा हावी फिक्र में तकरीबन मेरी मालूमात के हिसाब से 45 या उससे ज्यादा हवाले इब्न के हैं, और बहुत बार इख्तिबासात राजी इब्न के बारे में कहता है कि ये जो केस स्टडीज है और इसमें जो बयान जो है वो बहुत नादिर है, और इसके साथ साथ कभी को उसको पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ जो है मसाइल इब्न यानी जो हुनैन की मसाइल इब्न थी उसको भी पढ़ना और करना चाहिए। इसके साथ साथ और फ्रांस बाप ने इसे वापस लेने में मुंतकिल किया। फ्रेंच बर्ग का जो एडिशन है वो बहुत ज्यादा नहीं माना। अब विजीनिया का दोबारा अरबी और इंग्लिश ट्रांसलेशन शायद किया गया, उनका उन्होंने उस मुकदमे में बात की है। इसके अलावा जो सबसे अहम एक बहुत अहम नाम है यूनानी उलूम के यहाँ से, वो कून, हम लोग इस कून पढ़ते हैं, वो है की और गोटलोक की पढ़ सकते हैं। इन्होंने जितना ग्रीक मटेरियल है मुफरात और जाली ये नेट पे अवेलेबल है, लेकिन लैंग्वेज अब इब्न में है क्या चीज, अभी तक हम लोग इब्न बहुत देर से कर रहे हैं, और इब्न में है क्या चीज, तो उसके कुछ इत्तिबासात मालूमात के बरकत के लिए साइंसी उसूल के लिए नहीं दो चार कोर्स पढ़ रहे हैं। वो तालीम कहता है कि बुखरात ने बात कही है,
वयंबगी अंतर्जुमन सही है, अपने एक तबीब के लिए मुखातिब करने का है, दो चीजों को लाजिम कर लो, दो चीजें उसके ऑब्जेक्टिव में मोटिव में होना चाहिए। एक तो यह है कि एक तबीब का मकसद क्या होता है कि शुरुआत में मकसद क्या होता है कि मरीज को फायदा पहुंचे, और दूसरा क्या है कि उसको नुकसान न पहुंचे। आज भी जो हम सेफ्टी प्रोफाइल सेफ्टी स्टडी किसी भी दवा की पहले करते हैं, देखिए उसका वादा है। इसके साथ साथ कहता है कि जालिमूस कहता है कि मेरी मुराद मुराद से है कि उसने हालात हवा पे एक कुव्वत असलिया की सिफत बयान की, इससे पहले किसी चैप्टर में बयान किया जा रहा था। तो कह रहा है कि इस किताब का मकसद क्या है कि जो हवा की वजह से होने वाली बीमारियां हैं उसको हम तरतीबवार एक अच्छे सीक्वेंस में बयान करेंगे और उससे पनस का जो बना तो उससे ऐसे नतीजा निकालेंगे कि कौन सी बीमारियां आइंदा वाकई हो सकती हैं। देखिए उसकी किताब का मकसद यह है कि प्रिडिक्शन है डिजीज का, कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और एक तबीब कैसे जो है उनको रोक सकता है। कई फैनोमेना उसके पैदा होने से हम कैसे रोक सकते हैं और नगावी है, और अगर वो मर्ज लाहिक हो गया तो हम कैसे उसका इलाज। और यही सबसे बड़ा फल है जो इस किताब का मकसूद है। वहां पे हमने एक मरीज देखा और एपिडेमिया को अगर आप पढ़ेंगे तो कम से कम घर बैठे पूरी यूनान की सैर करें। पुराने जमाने के कम से कम 50 शहर के नाम आते हैं, जैसे बिस्निया है, एथेंस है, स्पार्टा है, इस तरह से। तो सोक्राटिस का बयान करता है कि मैंने स्पार्टा वालों को मान लीजिए या एथेंस वालों को या बिस्निया वालों को ये बीमारी लाहिक हुई और वहां पे सब लोग मर गए। फला जगह पे बीमारी लाहिक हुई और वहां पे कुछ लोग मर गए, कुछ लोग बच गए या कुछ लोग को का लाहिक हो गया, और उसकी वजह ये है कि उनका असबाब बयान करता है कि वो उसके अपनी मुशाहिदात की क्या करना चाहिए। तो अब देखिए एक चैप्टर है तो उसमें बहुत सारे लोगों को मर्ज लाहिक हो, तो हमें उसकी स्टडी का क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए। तो क्या फयब्बा की अनमोल जब सबब बिजालिका या मुलहात में अशिया, हमारे लिए बात मुनासिब है कि हम उन असबाब को तलाश करें जो आम चीजों में तलाश करें, यानी ऐसे आम चीजों में जिसको सारे लोग इस्तेमाल करते हो, यानी अपना जमीयन नास इस्तेमाल हो बजालिका वो हवा। अब सबसे अब देखिए कहां से शुरुआत किया, उसने कहा कि जो सबसे आम चीज है, जो कॉमन चीज है वो हवा, जिसको तकरीबन सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये बात वाज़ेह है कि तदबीर की चीजें जो है जो असबाब मर्ज में यहाँ पे नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि तदबीर हर शख्स अलग अलग इस्तेमाल करता है, नौजवान अलग, शुयूख अलग, औरतें अलग, मेज अलग, शराबी अलग, पानी पीने वाला अलग, सत्तू खाने वाला अलग और रोटी खाने वाला अलग, मेहनत करने वाला अलग और आराम पसंद लोग अलग। तो जाहिर सी बात है कि जब सब लोग इतने जुदागाना लोगों को भी अगर कोई एक मर्ज लाहिक हो रहा है तो हमें उसका असबाब कहाँ तलाश करना चाहिए, जो कॉमन चीज है। फिर किताब आविया वर्गिया और बुलदार में वो कहता है कि कॉमन चीजें क्या कह सकते हैं, वहां पर तफसील है। ये उसका पहला पेज का जो टाइटल करते हैं इसका, ये सुकरात की किताबुल आविया वर्गिया और बुलदान की जो अरबी जालिमूस ने जो शरह दी है उसका टाइटल, ये उसकी फेहरिस्त है किताबुल आविया वर्गिया और बुलदान की। ये अगरुपन गुलबान जो उनके दोस्त थे जालिमूस ने किताब लिखी, उसकी मतबूआ टाइटल है। ये बहुत अहम है यूनानी पैथोलॉजी अमराज वालों के लिए, और क्योंकि अमराज के ही तलबा हैं उनके लिए किताब बहुत अहम है। अवेलेबल हो या नहीं, लेकिन ये छपी सलीम सालिम ने छापा, ये मकतूबा मेरे पास है। उसका भी बात कर रहे थे जुमलत सानिया इख्तिलाफ अहलिया और सानिया की मार्फत कुल वाहिद मिन हादिल अनहाय व तमीज़ बाद मिन बाद में तफसील अलामा, यानी वबा इमराज उसके सिलसिले में बहुत अहम मकतूबा है। जल्दी इंशाल्लाह ये एडिट होकर सामने आ जाएगा। ये रिसेंट में टाइटल में एक वर्ड रीडिंग का भी शामिल था, तो ये उसकी मुनासबत से रिसेंट ट्रेंड्स क्या हैं हमारे हिपोक्रेटिक समाज थे। हिपोक्रेटिक कॉर्पस क्रैक का है, बिल ने छपा है। ये पीटर ई फॉरमैन है, ये अरबिक मेडिसिन में बहुत ज़्यादा लिखते हैं, बड़ा अहम नाम है फॉरमैन का। ये एपिडेमिया के मुख्तलिफ और उसूल हिपोक्रेट के मुख्तलिफ अरबिक एडिशन को एडिट करके शायद किया है, कैम्ब्रिज कंपेनियन टू हिपोक्रेटिस। ये हिपोक्रेटिस का पूरा वर्क है, अवेलेबल है, हिपोक्रेटिस कंप्लीट वर्क
ये उसका टाइटल है, उसकी फहरिस्त है। वबा के ताल्लुक से एक अहम किताब उसका तजुर्बा की रिसाला पे तदबीर से जो अपने मुसलमान वजीर जो अब्बासी खिलाफत में वजीर थे उनके लिए अपने हज के लिए, इसमें भी बहुत अहम तफसीलात हैं। मैं अपनी बात को यही पर खत्म कर दूं कि बाकी माना बानी हैं अभी वो साहब ने हमारे सीनियर साहब ने दिया और भी इंजीनियर तरफ करना भाई अब्दुल्ला साहब का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत दिनों बाद कोविड के बाद मुझे मादी में हाजिर होने की सआदत और शर्फी की वजह पर है और अपने असातिज़ा का भी और आप तमाम लोग समाखराशी करते रहे और बोर होते रहे, क्योंकि इन चीज़ों से दिलचस्पी आमतौर पर लोगों को नहीं होती है, लेकिन आज नहीं कल या तो हमें दिलचस्पी यूनानी वालों को पैदा करनी पड़ेगी और अदरवाइज हमें जम हो जाना